जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भारत के जो संविधान में जो भाग 2 है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। देखिए, भारत के संविधान के जो भाग 2 है वहाँ पर भाग 2 में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जिसमें कहा गया है नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। तो भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी सारे चर्चा कहाँ पर मिलेगा आपको? तो भाग 2 में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक में कहा गया है नागरिकता के बारे में बताया गया है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, भारत के संविधान में नागरिकता को लाया गया है कहाँ के संविधान से? तो देखिए, नागरिकता को लाया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से बाबू? तो ब्रिटेन के संविधान से। तो नागरिकता को कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देशों का दौरा किया और उसका संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा था। कौन? तो हमारे जो भारत के संविधान निर्माता थे, अलग अलग देशों में दौरा किया और अलग अलग देशों का संविधान को खंगाल करके इनको जो जो अच्छा लगा उसको ला करके भारत के संविधान में जोड़ दिए, यानी ऐड कर दिए। उसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? ब्रिटेन का दौरा किया और ब्रिटेन के संविधान को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने के बाद इन्हें ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को पढ़ा। और जैसे ही ये नागरिकता को पढ़ा तो नागरिकता को जैसे पढ़ा तो इसको ला करके इसको कहाँ रख दिया? तो ये भारत के संविधान में नागरिकता को ऐड कर दिया। पढ़ा, देखिए, पढ़ा ब्रिटेन के संविधान में और इस संविधान में इनको नागरिकता मिला तो इस नागरिकता को उठा करके भारत के संविधान में इसको जोड़ दिए। तो नागरिकता को हम लोग किस देश से लाए हैं, यानी किस देश से जोड़े हैं? तो हम लोग ये नागरिकता को लाए हैं ब्रिटेन के संविधान से और हम अपने संविधान में इसको जोड़ दिए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो नागरिकता को कहाँ से लाए हैं? तो ब्रिटेन से लाए हैं। बात करते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, यानी भारत में एक हरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि तेहरी नागरिकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नहीं बाबू, भारत में एक हरी नागरिकता है। यानी देखिए, भारत में एक हरी नागरिकता का मतलब, देखिए, भारत का नागरिक और राज्य का निवासी कहलाइएगा। यानी भारत का नागरिक और राज्य का निवासी कहलाइएगा। जैसे हम मान लीजिए कि हम हैं, जैसे हम बिहार से हैं तो हम बिहार का निवासी कहलाएंगे। क्या चीज़ कहलाएंगे? यानी बिहार में हम रह रहे हैं तो बिहार का निवासी कहला गए। और बिहार है कहाँ पर? तो ये भारत का एक राज्य है, इसलिए भारत के राज्य के जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। तो देखिए, बिहार में रहने वाला टोटल लोगों को बिहार के निवासी कहें। और बिहार कहाँ है? तो बिहार भारत का राज्य है, इसलिए भारत का जब बिहार राज्य है तो जितना भी बिहार राज्य में रहने वाले लोग होंगे वो किसका नागरिक होंगे? तो वो भारत का नागरिक होंगे। तो देखिए, जो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का निवासी कहलाता है और जो जिस देश में रहता है उस देश का क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग भारत देश का नागरिक हैं। बिहार में रहते हैं तो हम लोग बिहार का निवासी हैं। आप कहिएगा कि बिहार का नागरिक हैं, बिहार का नागरिक हमको कहिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार का हम लोग नागरिक है ये नहीं, हम लोग बिहार के निवासी हैं, यानी हम लोग बिहार में निवास करते हैं। और भारत का नागरिक कहिएगा तो शोभा देगा। समझ में आया कि नहीं? तो भारत में रहने वाले लोगों को भारत का नागरिक और बिहार में रहने वाले लोगों को बिहार के निवासी। तो देखिए, भारत में कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। यानी देखिए, जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य का आप निवासी कहलाइएगा और जिस देश में आप रहिएगा उस देश का आप नागरिक कहलाइएगा। जैसे मान लीजिए गुड्डू नाम का लड़का है और मान लीजिए बिहार में रहता है तो वो गुड्डू नाम का लड़का बिहार का निवासी हो जाएगा। और बिहार भारत का एक राज्य है, इसलिए राज्य है तो ये रहने वाला राज्य में जितने निवासी होंगे तो गुड्डू भी तो एक निवासी है, तो गुड्डू को भी हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भारत का नागरिक। क्यों? क्योंकि बिहार भारत का एक राज्य है ना, भारत का एक राज्य है और यहाँ के रहने वाला निवासी को ही हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ के नागरिक कहेंगे, यानी भारत का नागरिक कहेंगे। तो देखिए, देश में रहने वाले लोगों को देश के नागरिक यानी भारत का नागरिक और राज्य में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग राज्य में रहने वाले लोगों को हम लोग राज्य के निवासी कहेंगे। तो भारत में बताइए कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है।
अगर हम लोग बात करें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तब, तो देखिए जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं ना, दोहरी नागरिकता का मतलब ये हुआ कि देखिए भारत में दोहरी नागरिकता समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। यानी जम्मू कश्मीर रहने वाले निवासी को हम लोग निवासी नहीं कहेंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर का नागरिक कहेंगे। समझ में आया? और ये जम्मू कश्मीर भारत का एक क्या है, राज्य है, इसलिए यहाँ के लोगों को हम लोग भारत का नागरिक कहेंगे। तो देखिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को हम लोग जम्मू कश्मीर का नागरिक कहें, ये पहली नागरिकता हो गया। और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है और यहाँ के रहने वाले जितने भी राज्य में निवासी हैं इसको हम लोग भारत का नागरिक कहें। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए दोहरी नागरिकता हुआ कि नहीं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिक यानी जम्मू कश्मीर का नागरिक कहला गया, और जम्मू कश्मीर में रहने वाले निवासी यानी जितना भी जम्मू कश्मीर में जो निवासी रह रहे हैं ये भारत का नागरिक हुए। तो देखिए ये भारत का भी नागरिक और ये जम्मू कश्मीर का भी नागरिक। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर दोहरी नागरिकता हुआ कि नहीं, यानी जम्मू कश्मीर का आप नागरिक हैं और भारत का भी नागरिक हैं, तो ये तो विभेद करता है। देखिए बाबू जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ, यानी वहाँ दोहरी नागरिकता क्यों दिया गया, इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए जम्मू कश्मीर जब मतलब आज़ाद मतलब कि हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो आज़ाद होने के वजह से कई रियासत मुस्लिम रियासत थे जो भारत में नहीं रहना चाहते थे। जैसे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश भी जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, है कि नहीं? तो देखिए जो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, इन्होंने मुस्लिम की अधिकता होने के वजह से इन्होंने क्या किया कि अपना देश का मांग किया कि देखिए जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या है, तो हिंदुओं का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए इसका ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही खाली रहते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में मतलब सभी मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से होते हों या क्रिश्चियन समुदाय से आते हों या बौद्धिस्ट होते हों, है कि नहीं, या मान लीजिए कि वो हिंदू होते हों, कोई भी धर्म से रहेगा वो सब भारत का नागरिक कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो विभाजन किस तरफ से हुआ, तो मजहब के आधार पर किसको तोड़ दिया गया, तो तोड़ दिया गया भारत और पाकिस्तान को, यानी धर्म के आधार पर तोड़ दिया गया कि आप मुसलमान हैं, आप सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, इसलिए आप एक मुस्लिम देश का गठन कीजिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो जहाँ जहाँ मुसलमानों की अधिकता हुआ उसका नाम क्या कि उन्होंने रखने का प्रयास किया, पाकिस्तान रखने का प्रयास किया। उसी में देखिए बाबू, उसी में हम लोग 3 देशों में बट गया। एक आज का बांग्लादेश है और जो है ये वर्तमान समय में ये पाकिस्तान है। तो यहाँ दोनों देने, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में क्या था, मुसलमानों की अधिकता था, इसलिए इनको क्या कि कौन सा देश बनाया गया, तो इनको पाकिस्तान देश बनाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की अधिकता था और मजहब के आधार पर इसे तोड़ दिया गया। तो देखिए बाबू मुसलमानों की रियासत को सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिया गया। जब दिया गया तो यहाँ पर संविधान जो था, यानी संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखिए मुसलमान लोग को हम लोग मजहब के आधार पर दो, यहाँ पर अलग होइए गया, कोई बात नहीं, चलिए अपने अपने देश को देश को संभालने के लिए एक कानून बनाया जाए, यानी एक कानून के दायरे में सभी को बांधा जाए, इसलिए संविधान को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए संविधान को अपना लिया गया और जैसे ही अपनाया गया तो आप हम कहते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज़्यादा मुसलमान निवास करते हैं, यानी मुसलमान वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो देखिएगा मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर पर किसका आंख जमाए हुए था, तो देखिए जम्मू कश्मीर पर आंख जमाए हुए था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने क्या किया
कि बाबू जैसे ही पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पर, तो जम्मू कश्मीर के राजा मतलब भागे चलाए कहाँ पर, तो आ गए यहाँ पर नेहरू के पास, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और उन्होंने कहा हजूर हमको बचा लीजिए। पंडित नेहरू को बोले, पंडित नेहरू ने कहा कि चलो हटो, हम तुमको जब बोल रहे थे कि आप हिंदुस्तान में मिल जाइए तो आप मिलने के लिए नहीं तैयार थे। आप एक सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, अगर आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा तो हम आपको जम्मू कश्मीर को बचा लेंगे, यहाँ पर हमला से बचा लेंगे। तो उन्होंने माने हरि सिंह ने क्या किया था कि एक सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर भारत का क्या बन गया था, अंग बन गया। लेकिन इन्होंने यानी राजा हरि सिंह ने भारत के सामने शर्त रख दिया, कहा कि देखिए हम तभी भारत में एक्सेशन विलय पर साइन करेंगे, यानी एक्सेशन पर साइन करेंगे, यानी विलय पत्र पर साइन करेंगे जब आप जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे देंगे, यानी स्पेशल राइट दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो जम्मू कश्मीर को मतलब कि मुसलमान की अधिकता होने की वजह से जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया बाबू, स्पेशल राइट्स दे दिया गया। कब? क्योंकि जानते हैं अगर भारत स्पेशल राइट नहीं देता तो ये पाकिस्तान की ओर मूव कर जाता और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाता। इसलिए हमारे भारतीय नेताओं का मतलब सामने चैलेंज था, चैलेंज को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इसको क्या कर लिया कि जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। जैसे अंग बनाया तो इन्हें स्पेशल राइट दे दिया गया जिसको कहा गया विशेष राज्य का दर्जा। जैसे इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला तो जम्मू कश्मीर किसका अंग बन गया, हिंदुस्तान का अंग बन गया। लेकिन यहाँ का अलग एक संविधान होता है, यहाँ जम्मू कश्मीर का अलग एक झंडा होता है, यहाँ पर बाबू अलग अलग माने पार्टियाँ होती हैं सब। तो समझने का ये प्रयास कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में मतलब अलग स्टेटस और अलग झंडा और यहाँ पर अलग अलग संविधान क्यों होता है, क्योंकि देखिए बाबू इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि इसको मतलब कि देखिए यहाँ पर अलग एक झंडा होगा, यहाँ पर एक अलग क्या होगा बाबू, एक यहाँ पर झंडा मान लीजिए कि अलग ही रहेगा और यहाँ पे एक संविधान रहेगा जो अलग ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ के संविधान भी अलग और झंडा भी अलग, इसलिए इसको स्पेशल क्या मिला, स्पेशल इनको मिला था माने राइट्स मिला था जिसको कहा गया विशेष राज्य का दर्जा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। अब अगर इसको ना मिलाया जाता तो ये किसका अंग बन जाता, तो ये पाकिस्तान का अंग बन जाता। तो हमारे हिंदुस्तानियों के सामने चैलेंज था, इस चैलेंज को स्वीकार किया और पंडित नेहरू ने एक्सेशन विलय पर साइन करा करके और साइन कराने के बाद इसको क्या कर लिया बाबू, तो इसको तुरंत यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। उसी समय से इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया और जैसे इसको दर्जा दिया गया तो देने के बाद जम्मू कश्मीर किसका अंग बन गया, भारत के। इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को हम लोग जम्मू कश्मीर का नागरिक कहें और ये भारत में राज्य पड़ता है इसलिए भारत का इसको नागरिक कहें। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद मतलब 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होते समय भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी आप ये समझिए कि जब हमारा संविधान यानी बन रहा था तो बनने के बाद जब इसको लागू करने का प्रोसेस भारत में चला तो चलने के बाद यानी जो उस समय जैसे मान लीजिए कि भारत में संविधान तो बन के तैयार हो गया, अब इसको लागू किया जाए तो लागू करने के बाद यानी लागू करने के पहले अगर जो भी अगर मान लीजिए कि भारत में अगर नागरिक हैं यानी भारत में नागरिक हैं और उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें भारत का नागरिकता दी जाएगी। यानी संविधान लागू होते समय अगर जो भी नागरिक कहाँ रहेगा बाबू, हिंदुस्तान में रहेगा, उन्हें हिंदुस्तान का नागरिकता मिलेगा, है कि नहीं? तो कहेगा कि यहाँ पर संविधान लागू होते समय भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होते समय जब हमारा संविधान लागू हो रहा है तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा भारत में लोग हैं
जिनको नागरिकता भारत की नहीं मिली है, वो अगर संविधान लागू हो रहा है या संविधान प्रारंभ होते समय जो भी मतलब कि भारत में रह रहे नागरिक को अगर भारत की नागरिकता नहीं दिया गया है तो इन्हें भारत की नागरिकता पुनः दी जाएगी। कब? जब ये भारत के संविधान बनना आरंभ होगा तब, इस कंडीशंस में कहा गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, जरा इसको भी समझिए। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए वैसे लोग को नागरिकता दी जाएगी जो मतलब 1948 से पहले आए हैं। देखिए हम लोग अगर बात करें कि पाकिस्तान से आने वाले वैसे नागरिक, यानी पाकिस्तान से आने वाले वैसे नागरिक को नागरिकता दी जाएगी जो मतलब 1948 से पहले आ गए हैं। अगर मान लीजिए कि 1948 से आप पहले आ गए हैं तो आप पाकिस्तान देश से मान लीजिए कि 1948 से पहले ही आ गए हैं, तब आपको क्या होगा कि भारत के जो संसद है यहाँ पर क्या देगा, आपको नागरिकता देगा। कब? किस कंडीशंस में देगा? तो ये देगा आपको यहाँ पर 1948 में, 1948 से पहले ही आ गए हैं। मान लीजिए 1948 से क्या आ गया, पहले ही। तो जब 1948 से जब पहले ही आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी पाकिस्तान से आप आ गए हैं 1948 से पहले, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आए भारत में, जैसे पाकिस्तान से आप भारत में आए हैं तो वैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 1948 से पहले आ गए हैं। अगर 1948 के आप बाद आइएगा ना तो यहाँ पर लतिया करके भगा दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी देखिए 1948 से पहले आ जाइएगा तब तो आपको स्वागत करके हिंदुस्तान का नागरिकता दी जाएगी। अब अगर मान लीजिए 1948 के बाद है, ससुरा लतिया करके हिंदुस्तान भेजा देगा। ससुरा कहाँ का रहने वाला है तू? तो पाकिस्तान का। ससुर कहेंगे तुमको नागरिकता मिलेगा, चले जाओ वापस कहाँ पर? पाकिस्तान। तो देखिए हिंदुस्तान की नागरिकता लेना है तो 1948 से पहले आना पड़ेगा, यानी 1948 से पहले आना पड़ेगा। अगर 1948 से पहले आप नहीं आए तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर तुरंत लतिया करके हिंदुस्तान से बाहर करके, और जहाँ से आप आए हैं पाकिस्तान से आए हैं ससुराल तुरंत कहाँ भेज देंगे? पाकिस्तान भेज देंगे। आप उसी का लायक हैं इसलिए उसी वहाँ भेज दिए। वहाँ समझ में आया कि नहीं? यानी पाकिस्तान भेज दिए। तो समझिए 1948 से आइएगा, 1948 से पहले आइएगा तो हिंदुस्तान स्वागत करेगा, और 1948 के बाद आइएगा तो हिंदुस्तान लतिया करके भेजा देगा कहाँ पर? तो पाकिस्तान। समझ में आया कि नहीं? तो हिंदुस्तान क्या करेगा, आपको देगा कब नागरिकता? जब 1948 से पहले आइएगा तब। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो 6ठा अनुच्छेद में कहा गया है। बात करते हैं अब अनुच्छेद 6ठा की बात कर लिया, बात करते हैं अनुच्छेद 7वां। यानी जो अनुच्छेद 7वां है इसमें क्या कहा गया है, जरा इसको भी सुनिए। देखिए वैसे भारतीय जो पाकिस्तान चले गए हैं किंतु आज़ादी के वर्ष में 1947 तक अगर भारत लौट आए हैं तब इन्हें नागरिकता दी जाएगी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि देखिए वैसे भारतीय जो विभाजन जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, तो मान लीजिए कि आप गलती से चल गए हैं कहाँ पर हैं, तो आप भारतीय के नागरिक, लेकिन गलती से कहाँ चल गए हैं? अगर पाकिस्तान चल गए हैं तो वैसे नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। किस कंडीशन में, यानी किस कंडीशंस में? माने 1947 से पहले, यानी 1947 तक आप अगर लौट जाते हैं तभी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझिएगा। तो वैसे भारतीय जो क्या हुए, माने गलती से, यानी गलती से मतलब समझिएगा, यानी वैसे भारतीय जो मतलब गलती से कहाँ चल गए हैं? पाकिस्तान चले गए हैं। बेचारा हिंदुस्तानी के तो मूल निवासी थे, हिंदुस्तानी के तो नागरिक थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये कहाँ चले गए? तो ये चल गए पाकिस्तान। तो अगर गलती से बेचारा पाकिस्तान चले गए हैं, अगर 1947 तक अगर ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट जाते हैं, यानी भारत में लौट जाते हैं, तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि बेचारा को याद नहीं है कि हम कहाँ का नागरिक बनेंगे या कहाँ का नागरिक नहीं बनेंगे, तो ये बेचारा सस्पेंशन में रहेगा। समझ में आया? तो इस कंडीशंस में क्या होगा
इस कंडीशंस में कहा गया कि जब आप 1947 तक अगर भारत में लौट जाइएगा तब आपको हिंदुस्तान का नागरिकता मिल जाएगा। अगर 1947 के बाद आइएगा तो हिंदुस्तान का नागरिकता कभी आपको नहीं दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो आपको आना है कब? तो 1947 से मतलब 47 तक आ जाइए। यानी गलती से मान रहे हैं कि ठीक है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मान लीजिए कि क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो आप गलती से तो चल गए हैं पाकिस्तान में, तो गलती से चल गए, लेकिन आप 1947 तक आ तो जाइए सही। अगर आ जाइएगा तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, अगर नहीं आइएगा तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 7 में कहा गया कि वैसे भारतीय जो गलती से पाकिस्तान चले गए हैं अगर 1947 तक अगर हिंदुस्तान में लौट जाते हैं तो इन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में 7 में कहा गया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। समझ में आया कि नहीं? हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद 8 के बारे में। देखिए, विदेश में व्यापार करना, नौकरी करना या मान लीजिए कि वहाँ बस जाना, तो देखिए मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि विदेश में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आप जा करके नौकरी कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, या मान लीजिए वहाँ जा करके बस गए हैं, तो क्या आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? तो आपको दी जाएगी। कब? यानी आप देखिए वहाँ आप व्यापार कर रहे हैं तब पर भी आपको नागरिकता दी जाएगी। अगर वो आप मान लीजिए वहाँ नौकरी कर रहे हैं तब पर भी नागरिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप वहाँ बस भी गए हैं तब पर भी नागरिकता दी जाएगी। कब? जब आप मान लीजिए वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब हिंदुस्तानी बहुत मतलब अलग अलग देशों का दौरा करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे सऊदी अरब में हो गया, कतर में हो गया, है ना। कतर के बाद यहाँ पर इंग्लैंड में लोग चल जाते हैं, अमेरिका चल जाते हैं, चीन चल जाते हैं, नेपाल चल जाते हैं, भूटान, श्रीलंका, कहाँ कहाँ चल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो कमाने के लिए गया है, यानी ट्रेड करने के लिए गया, व्यापार करने के लिए गया, तो क्या भारत की नागरिकता खत्म कर दीजिएगा? नहीं, ये कमाने के लिए बेचारा गया है तो इसको नागरिकता तो बना रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लीजिए कि वहाँ जा करके व्यवसाय कर रहा है, यानी दुकान कर रहा है, तो क्या इनकी नागरिकता खत्म कर दीजिएगा? नहीं, नागरिकता नहीं खत्म कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये बेचारा हिंदुस्तान में था और जा करके नौकरी करने लगा कहाँ? सऊदी अरब, तो क्या इनकी नागरिकता खत्म कर दीजिएगा? नहीं, नागरिकता नहीं खत्म कीजिएगा। यानी देखिए, आप विदेश में व्यापार कीजिए या नौकरी कीजिए या मान लीजिए वहाँ बस जाइए, तो इनको नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। नागरिकता समाप्त कब किया जाएगा? देखिए, नागरिकता समाप्त अगर मान लीजिए कि आप विदेश में गए व्यापार करने के लिए या नौकरी करने के लिए गए, या मान लीजिए कि दुकान करने के लिए गए या ट्रेड करने के लिए गए और गए, और मान लीजिए कि जा करके और मान लीजिए ब्रिटेन का नागरिकता हासिल कर ली। अब जैसे ससुर कहीं कि तुम ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर लिया तो हिंदुस्तान का नागरिक बनने का लायक है तू? नहीं ना है। तो जब ब्रिटेन का जब नागरिकता तू ले लिया तो हिंदुस्तान का तू नागरिक कहलाएगा। इसलिए उस कंडीशंस में क्या है कि जब आप गए व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और हिंदुस्तान की नागरिक हो करके अगर मान लीजिए कि जा करके किसका नागरिकता ले लिए? ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए, तो ब्रिटेन की नागरिकता जैसे लीजिएगा वैसा ही हिंदुस्तान की नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मोह ममता हिंदुस्तान के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान के लिए कुछ मोह ममता रहता तो तू ससुरा यहाँ पर ब्रिटेन की नागरिकता लेता? नहीं ना लेता। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जब आप विदेशी देशों का आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो हिंदुस्तान की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन व्यापार करने, नौकरी करने या बस जाने से आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक उस देश का नागरिकता आप हासिल नहीं कर लेते। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग देखिए विदेश में बस जाना, व्यापार करना, नौकरी करना, क्या इस कंडीशंस में आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है क्या? तो नहीं समाप्त किया जा सकता, यानी आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बाबू अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में हम लोग बात करते हैं। देखिए, नागरिकता अधिकार बना तब रहेगा जब तक आप कोई भी देशद्रोही काम नहीं कीजिएगा। देखिए नागरिकता कब बना रहेगा? जब कोई आप मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बाबू? तो अनुच्छेद किसके बारे में बात करते हैं? तो अनुच्छेद 9 के बारे में। विदेशी नागरिकता अपना लेने से भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी?
यानी समाप्त हो जाएगी। अब वही हम तुरंत बात बोलें कि आप गए हैं व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए गए हैं, दुकान खोल रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग बिजनेस सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, और वहाँ रह करके अगर मान लीजिए कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि तुरंत आप विदेशी नागरिकता अगर जैसी हासिल किए तैसे ही आपको क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो भारत की नागरिकता को समाप्त कब किया जाएगा, जब आप विदेशी नागरिकता हासिल कर लेंगे तब। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर आप विदेशी नागरिकता हासिल कर लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, यानी आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 10, यानी अनुच्छेद 10 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 10 में क्या क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता अधिकार तब आपको बना रहेगा जब तक आप कोई भी देशद्रोही या देश विद्रोही काम न कर लेते हैं। अब देशद्रोही क्या होता है, देश विद्रोही क्या होता है, तनी समझिएगा। आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान का नागरिक है और हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान का आप खा रहे हैं, हिंदुस्तान का सब चीज़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मिट्टी ने आपको पाला है, पोसा है, बहुत बड़ा किया है, और बड़ा करने के बाद जब आपको मतलब अपने पैर पर आपको खड़ा हो गए तो आपने क्या हुआ कि आपने भारत को ही क्या करने लगा, भारत को ही बुराई करने लगा। उस कंडीशंस में आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप भारत में जन्म लिए, भारत माता के अनाज उगाया हुआ, जो भारत माता के मतलब कि उगा हुआ अनाज को खा करके पले पोसे बड़े हुए, और भारत माता के ही दिन रात आप बुराई कीजिएगा और भारत माता के ही दिन रात मतलब कि बुराई करते रहिएगा, तो क्या आपको भारत का नागरिक बने होने का क्या कुछ मूल सिद्धांत आपको बच जाएगा क्या? तो नहीं बचेगा। तो देखिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब, यानी देखिए नागरिकता आपको तब बनी रहेगी जब आप क्या नहीं करेंगे, यानी कुछ ऐसा काम ना कर दें जो देशद्रोही हो। देशद्रोही का मतलब यानी देश के लिए माने घातक ना हो। समझ में आया। वैसा कंडीशंस में आपकी नागरिकता, अगर मान लीजिए कि आप सही सलामत है तो आपकी नागरिकता कैसे खत्म होगा। और मान लीजिए कि देश के सामने जिसने आपको खिलाया पिलाया पोस पाल के बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद भारत माता के अनाज खा करके आप मतलब बड़ा हुए, और बड़ा होने के बाद भारत माता को ही आप मतलब लगे यहाँ पर अति करने यहाँ पर, तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर जैसे देशद्रोही आप मान लीजिए कोई काम कीजिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यानी आप भारत के अगर खा रहे हैं तो भारत का गुणगान गाइए, अगर भारत का आप गुणगान नहीं गाइएगा तो क्या आपको रहने का भारत में मतलब हक है, नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को मतलब कि जय जयकार करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान में रह करके आप अगर पाकिस्तान की झंडा लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं तो सबसे बड़ा देशद्रोही आप हैं। ससुर खा रहा है तू हिंदुस्तान का अनाज और तुम गुण गाएगा, किसका गुण गाएगा, तू पाकिस्तान का। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि हिंदुस्तान की अनाज को खा रहा है तो हिंदुस्तान का गुणगान करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का तू अनाज खाता तो तू ससुर पाकिस्तान का गुण गाता तो तोरा बोले जाते नहीं। तो अगर हिंदुस्तान का तू अनाज खा रहा है तो हिंदुस्तान का गुण गाओ यहाँ पर, और अगर हिंदुस्तान के अनाज खा करके पाकिस्तान का गुण गाएगा तो क्या पाकिस्तान का जो नागरिक है तुम्हें माफ़ करेगा, पाकिस्तान का संसद माफ़ करेगा नहीं, केंद्र सरकार माफ़ करेगा नहीं, राज्य सरकार माफ़ करेगा नहीं, हमारा संविधान माफ़ करेगा नहीं। ससुर कहेंगे तू हिंदुस्तान का मिट्टी में जन्म लिया, हिंदुस्तान के मिट्टी में तू मिट्टी के उपजाया हुआ अनाज खा रहा है तो हिंदुस्तान का गुणगान करना सीख। अगर नहीं तुमको गुणगान करने का अगर शक्ति है तो तू ससुर अगर मान लीजिए हिंदुस्तान का अगर खा करके मान लीजिए कि अनाज खा करके और तू पाकिस्तान का अगर मान लीजिए कि यहाँ पर झंडा लेकर के गुणगान करेगा, ससुरा तुमको पाकिस्तान में चल जाने का हक है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं। तो हिंदुस्तान का मिट्टी का उगा हुआ अनाज अगर ससुर तू खा रहा है तो तू हिंदुस्तान का गुण गाओ। इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति। इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रभक्ति। और जो ससुरा हिंदुस्तान के अनाज खा करके हिंदुस्तान के मिट्टी में पैदा हो करके यहाँ के मिट्टी में जन्म ले करके अगर तू पाकिस्तान का यहाँ पर नाम लेगा, पाकिस्तान का नारा लगाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा, तो ससुर कहेंगे तुमको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत की नागरिकता तुमको समाप्त करना उचित
है। क्यों है? क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के मिट्टी के अनाज उगाया हुआ खाया है और गा रहा है किसका गुणगान? पाकिस्तान का गुण गा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता है या देशद्रोही कहा जाता है। तो भारत में क्या देशद्रोही लोगों का रहने का अधिकार है? तो नहीं है। देशद्रोही लोगों को यहाँ पर ससुर तुरंत यहाँ पर क्या करना चाहिए? या तो देश से इसको निकाल देना चाहिए या हमारे देश में इसको रहने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, या बीच चौराहे पर ससुर के इसे को गोली मार दो, यहाँ पर ससुर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान का अनाज खा रहा है, तो हिंदुस्तान का गुणगान करना सीख। अगर नहीं करने का क्षमता है तो जिस देश का अगर गुणगान गा रहा है, जिस देश में रह करके और दूसरा देश का गुणगान कर रहा है, तो उस दूसरे देश में तुमको चल जाना ही बहुत बड़ा भलाई होगा। नहीं तो हिंदुस्तान का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ के संसद बर्दाश्त नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी, राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान के जितने भी ग्रामीण शहरी लोग हैं, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चैलेंज है हिंदुस्तान सबसे आगे। हिंदुस्तान क्या है? सबसे आगे। इस मूल मंत्र सिद्धांत को सबसे आगे ये फॉलो करता है। और देखिए, हिंदुस्तानियों को दिल और दिमाग में, रगों में इसको क्या भरा हुआ है? एकदम कूट कूट के हिंदुस्तानी भरा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। किसको कोई माय का लाल आज तक, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी शक्ति उभरा है, हिंदुस्तान को नीचे करने का किसी में हैसियत नहीं है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 11 से लेकर के 11 से लेकर के 15 तक की बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।